सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम सी यू एच पी एम एस सी फिजिक्स एंट्रांस के प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन का ये पार्ट 3 होने वाला है। तो इस पार्ट में हम बेसिकली ऑप्टिक्स के क्वेश्चन करेंगे और थोड़े से इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये पार्ट 3 है। अगर आपने इसका पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप पहले उन पार्ट्स को देखिए फिर आके इस पार्ट को देखना। तो इस वीडियो को देखते समय साथ में एक पेन और कॉपी रखिए और साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कर लिया है। तो 31 क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। सपोज द सिस्टम मैट्रिक्स फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज इज ए बी सी डी। मैट्रिक्स दी हुई है हमारे पास और इसकी फोकल लेंथ एफ निकालनी है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा जो थिन लेंसेज की थ्योरी होती है उसको पीछे नहीं पढ़ना है, सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ये देखिए जो फोकल लेंथ बोला हुआ है, तो फोकल लेंथ क्या आएगी थिन लेंसेज के केस में, एफ इज इक्वल टू -1 ओवर ये जो पॉइंट है ये वाला, ये जो यहाँ वाला पॉइंट होगा इसे 1 ओवर सी। ठीक है, तो इसके ऑप्शन नंबर ए आ जाएगी। मतलब जो यहाँ पे ऐसे मैट्रिक्स का ये एलिमेंट होते हैं, तो A21 का एलिमेंट होगा, ये वाली आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो देख लो कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज बोला हुआ है तो ये आ जाएगी। वैसे आप सिस्टम मैट्रिक्स के फार्मूला करोगे ड्राइव करते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये सिंपल सी ट्रिक है, तो इस ट्रिक से आपका ये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ रिंग्स इज। देखिए न्यूटन रिंग क्या होता है हमारे पास, इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न, इस जो फिनोमिना है इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट होते हैं बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बिटवीन टू सरफेसेस। इसमें एक स्फेरिकल सरफेस होता है और एक फ्लैट सरफेस होता है, तो उनसे जो हमारे पास इंटरफेरेंस होती है इस तरह के रिंग बनते हैं। ये देखिए, तो इन्हें न्यूटन रिंग कहा जाता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि द डायमीटर ऑफ द रिंग, डायमीटर की बात हो रही है। तो देखिए रेडियस होता है, वो क्या होता है हमारे पास, इसमें रेडियस आता है हमारे पास वेवलेंथ अपॉन 2। तो डायमीटर क्या आ गया हमारे पास, डायमीटर आ गया हमारे पास रूट ऑफ वेवलेंथ। तो ये ऑप्शन देखिए कौन सी है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपके पास हो गई। तो हमारे पास ये दो क्वेश्चन हो गए। अभी तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इन्फ्लुएंसेस बाय प्रिज्म, डिफरेंस बाय प्रिज्म दिया हुआ हमारे पास, और द पाथ डिफरेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो आपको पता है क्या होती है, तो उसका पाथ डिफरेंस बताना है फ्रेंसेस बाय प्रिज्म में। तो इसका होगा हमारे पास एन लैम्डा, nth ऑर्डर एंड लैम्डा, लैम्डा आ गया हमारे पास ये वेवलेंथ। तो देखिए ये इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जाता है। तो उसमें क्या पूछा जाता है हमारे पास, पूछा जाता है हमारे पास इसमें फ्रेंसेस बाय प्रिज्म के लिए फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो उसका फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रिंज विड्थ डी इज इक्वल टू 2 × A म्यू -1 × A। अभी देखिए यहाँ पे 2 तो आपको पता है क्या होता है, और A आ गया हमारे पास डिफरेंस बिटवीन स्लिट एंड बाई प्रिज्म, डिफरेंस बिटवीन स्लिट एंड बाई प्रिज्म। ठीक है, और इसके साथ में हमारा म्यू आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ए होता है हमारे पास प्रिज्म एंगल। तो अगर इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन है उसमें आपको ये डिफरेंस बिटवीन स्लिट एंड बाई प्रिज्म दिया होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा और एंगल ऑफ बाई प्रिज्म दिया होगा, तो ये फ्रिंज विड्थ इस फार्मूला से आएगी आपकी। इसे नोट कर लीजिए इस फार्मूला को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 34, विच ऑफ फॉलोइंग इज मार्लूज लॉ। देखिए मार्लूज लॉ में क्या होता है हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। आपको पता है कि ऐसे कोई हमारे पास लाइट होती है, ये देखिए इसकी डायरेक्शन अलग होती हैं। जब ये किसी एनालाइजर या पोलराइजर से गुजरती है तो इसकी डायरेक्शन या तो ये वाली, या फिर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल बना के दिखा देता हूँ आपको, ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाती है जब पोलराइजर से जाती है। तो देखिए मार्लूज लॉ क्या बोलता है, इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट दैट passes थ्रू एनालाइजर वेरीज एज स्क्वेयर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजर
एंड ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर, मतलब इंटेंसिटी ये कैसे वेरी करती है, मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी आई नोट नहीं है यहाँ पे, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर। देखिए कॉस स्क्वेयर थीटा, थीटा आ गया एंगल कौन सा हमारे पास, प्लेन ऑफ पोलराइजर और ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर, ठीक है। तो ये आ गया, ऐसे वेरी करती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कोस स्क्वेयर थीटा। आई नॉट क्या आ गया हमारे पास, इंटेंसिटी, इनिशियल इंटेंसिटी आ गई हमारे पास, मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोल सकते हो आप इसे। तो ये वाले ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन है यहाँ पे 34 की ऑप्शन बी, ठीक है। अभी हमारे पास 4 क्वेश्चन हो गए, 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पोलरीमीटर इज यूज्ड फॉर, पोलरीमीटर बोल सकते हो आप, पोलरीमीटर बोल सकते हो आप, तो इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर, देखिए पोलराइज्ड लाइट आपको पता है क्या होती है, तो पोलरीमीटर किस लिए यूज़ होगा, ऑप्टिकल रोटेशन के लिए, ठीक है। ये याद रखने का क्वेश्चन है 1 नंबर का, जिसे आप याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने 2018 के पेपर में भी देखा हुआ था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग हैविंग एन स्लिट्स एट nth ऑर्डर। देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वहाँ पे क्या होती है हमारे पास, जो एन स्लिट दी हुई है तो वहाँ पे होती है हमारे पास रिजॉल्विंग पावर एन, ठीक है। जब nth ऑर्डर बोला हो तो होगी n इंटू एन, ये डी ऑप्शन। रिजॉल्विंग पावर होती क्या है, रिजॉल्विंग पावर किसी टेलीस्कोप की, किसी ग्रेटिंग की या किसी भी डिवाइस की रिजॉल्विंग पावर होती है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू लाइंस, जो टू नियरेस्ट लाइंस होंगी तो वो कितने डिस्टेंस पे हों कि उन पे हमारा जो डिवाइस है वो डिफ्रेंशिएट कर सके, उन दोनों के बीच में कितना मिनिमम डिफरेंस हो ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके, तो उसे बोलते हैं हम रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है हमारे पास, फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट इज दैट लाइट वेव फ्रंट इन डिसेंट ऑन द स्लिट विल बी, फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन का दिया हुआ है तो ये तो आसान होता है हमारे पास, इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा बी प्लेन। ये याद रखने का क्वेश्चन आपका, फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन आप पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता है सिंगल स्लिट और मल्टीपल स्लिट का, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसका प्लेन आएगा यहाँ पे, इलिप्टिकल सिलेंड्रिकल स्फेरिकल ये नहीं होगा, ठीक है, इसका प्लेन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। यहाँ बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 एंड ब्रेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, ब्रूस्टर होगा, BREWSTER, ब्रूस्टर्स, ब्रूस्टर्स एंगल होता है, तो ब्रूस्टर्स एंगल दिया हुआ हमारे पास 60 डिग्री। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, tan ऑफ थीटा बी इज इक्वल टू N2 ओवर N1। ये क्या गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 2 और ये आ गया मीडियम 1, और ये tan ऑफ थीटा भी आ गया आपके पास ब्रूस्टर्स एंगल, ये थीटा आ गया ब्रूस्टर्स एंगल, ठीक है। और ये टेंजेंट ऑफ ब्रूस्टर्स एंगल इक्वल टू रेशियो बिटवीन, आपके पास ये रेशियो आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है मेरे पास, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो tan ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, √3, तो उसकी वैल्यू आ गई 1.732। ये ऑप्शन डी है आपके पास, ये ऑप्शन इसकी राइट है, ठीक है। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 39 क्या है हमारे पास, ये वीडियो हम शॉर्ट रखेंगे 14-15 मिनट के आसपास, इससे ऊपर इस वीडियो को नहीं ले जाएंगे। तो 39th क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है V इज इक्वल टू -5x + 3y + √15z, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। तो देखिए हमारे पास आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट लिखते हैं हम पहले, EX EY EZ, ठीक है। और E क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू √EX² + EY² + EZ², इसे आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो,
ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, जो हमारे पास ई एक्स होता है वो क्या होता है हमारे पास, माइनस ऑफ डी वी ओवर डी एक्स। ई वाई आ गया हमारे पास माइनस ऑफ डी वी ओवर डी वाई। सिमिलरली ई जेड आ गया माइनस ऑफ डी वी ओवर डी जेड। ठीक है, अभी आप पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए, खुद कीजिए अपनी कॉपी पे। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई एक्स ये दिया हुआ हमारे पास -5x + 3y और √15z। तो ये माइनस के डी वी ओवर डी एक्स है, तो ये आएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा यहाँ पे, -3 आएगा यहाँ पे, और -√15 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिएगा आप। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 25 + 9 + 15। ठीक है, ऐसे ये आ गया हमारे पास 49, और इसकी आ गई रूट आ गया, इसका आ गया हमारे पास, ये रूट आ गया हमारे पास 7। ठीक है, तो ये 7 ये वाली ऑप्शन करेक्ट होगी हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40th क्वेश्चन। तो ये 40th क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सवेल रिलेशन, ये 1 मिनट, मैक्सवेल रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास, ये मैक्सवेल रिलेशन दिया हुआ है। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा लॉ है। देखिए पहला बोल रहा है एम्पियर लॉ। तो एम्पियर लॉ क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस इनटू मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। ठीक है, वो होता है हमारे पास μ0I, जो होता है एम्पियर्स लॉ। ये सभी मतलब इन चारों ऑप्शंस पे अलग अलग क्वेश्चन भी आते हैं, किसी में एम्पियर लॉ, किसी में गॉस लॉ। ठीक है, तो लिखते रहिए, एम्पियर लॉ हो गया हमारे पास ये। ठीक है, तो सेकंड लिखता हूँ मैं, सेकंड आ गया गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको भी आप नोट कीजिए, अभी ये आपके काम आएगा। अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है, उसमें भी फार्मूला यूज़ होगा, इसे भी नोट कीजिए। थर्ड बोल रहे हैं फेराडेज लॉ दिया हुआ है हमारे पास, फेराडेज लॉ। तो फेराडेज लॉ क्या होता है, ये वाला ही होता है फेराडेज लॉ। ठीक है, तो इसकी इस 40th क्वेश्चन की तो ये वाली ऑप्शन सही है, तो ये फेराडेज लॉ होता है। और चौथा आ गया हमारे पास बायोट सेवरेट लॉ। तो बायोट सेवरेट लॉ क्या होता है, dB इज इक्वल टू μ0/4π, ठीक है, I ds/r² इंटू आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसे आप कई बार ऐसे बी करके भी लिख सकते हो, ऐसे μ0/4π I/r² इंटू ds। ठीक है, ऐसे भी आ जाती है। तो ये हमारे पास 40 क्वेश्चन हो गए। तो 41 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपने चारों रिलेशन लिख लेने हैं अपने पास, ये चारों रिलेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, और बहुत बेसिक हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के ये। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ हमारे पास, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ 2 फैराड, सेपरेशन ऑफ प्लेट इज 0.5 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ प्लेट्स इज। देखिए पहला आपको ध्यान रखना है, इसमें ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻² मीटर। फिर से लिखता हूँ मैं, सॉरी, 10⁻² इंटू 0.5 मीटर। ठीक है, तो देखिए अभी कैपेसिटेंस दी हुई है हमारे पास, और फार्मूला क्या होता है हमारे पास कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ε0 इंटू एरिया ओवर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये पहले प्लेट के लिए आपने डिराइव किया, +2 क्लास से करते आ रहे हो आप, है ना। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया। तो इसमें हमें एरिया की वैल्यू पुट करनी, तो आ गया एरिया इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू डिस्टेंस ओवर ε0। कैपेसिटेंस ये 2 दी हुई है, और ये है हमारे पास 0.5, मैं इरेज कर लेता हूँ। एरिया फाइंड कर रहे हैं हम, कैपेसिटेंस दी हुई है 2 इंटू 0.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, ओवर ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, ये ऊपर करोगे आप, ये आ गया 1, ये चला गया 10⁻10 के लिए, 10⁻10। ठीक है,
और इससे 1/8.85 को करोगे कैलकुलेटर पे, आप अभी कर लीजिए, वहाँ पे तो आपको हाथ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 0.117, तो हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगी 1.17 इंटू 10⁻⁹। कौन सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, डी ऑप्शन है हमारे पास। नहीं, माइनस नहीं, यहाँ पे +9 होगा क्योंकि माइनस का 12 ऊपर जा रहा है, तो ये प्लस के 9 होगा, तो ये ऑप्शन ए आएगी हमारे पास। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती होगी थी, इसे आप देखिए, खुद कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला लगा के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ फ्री बाउंड्री, द चेंज ऑफ फेज ऑन द रिफ्लेक्शन विल बी। ठीक है, फ्री बाउंड्री है। फ्री बाउंड्री क्या होती है, हमारे पास एक वर्चुअल बाउंड्री है, वहाँ से मतलब वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे मतलब कोई बाउंड्री है नहीं। ठीक है, लेकिन वेव वहाँ से वापस आ रही है, तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि वहाँ पे कुछ बाउंड्री है जहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो उसके लिए चेंज ऑफ फेज बोल रहे हैं। देखिए ऐसे वेव जा रही हैं, ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन ही चेंज होगी, ये ऐसे आ गई। ठीक है, तो फेज का क्या आएगा हमारे पास, चेंज ऑन फेज। फेज कितना चेंज हुआ हमारे पास, 0। ठीक है, ये मतलब देखना, जब आप फ्री बाउंड्री होगी तो 0 आएगा। और अगर ऐसे ही आपके पास एक और क्वेश्चन आता है, उसमें क्या बोला होता है आपको कि ऐसे वेव जा रही है, ठीक है, रिजिड बाउंड्री से टकराती है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये देखिए ऐसे, ये पहले इस साइड को जा रही थी, बाद में इस साइड को हो जाएगी। ऐसे जो पहले वेव ये जा रही थी, उसके बाद वेव ऐसे आएगी, तो उसका फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई। ठीक है, तो मतलब ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कोई वॉल दी हुई है, कोई वॉल या रिजिड बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री, तो आएगा आपके पास पाई। ठीक है, चेंज ऑफ फेस। और अगर दिया हुआ है आपके पास फ्री बाउंड्री, फ्री बाउंड्री, तो आएगा आपके पास फेज चेंज इन फेज 0। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 42 भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, बच्चे देखेंगे कि क्यूब है, क्यूब में हमारे पास 6 फेस होते हैं, तो वो क्या करेंगे, गॉस लॉ लगाएंगे, और गॉस लॉ लगा के क्या आंसर करेंगे, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू, ये मैंने पीछे बोला हुआ था आपको, 6Q/ε0। ऑप्शन नंबर सी दिखेगी उनको, इसको टिक करके आ जाएंगे, लेकिन नहीं। ठीक है, तो इसमें आप देख दीजिए, ध्यान दीजिए, ऐसे क्यूब में 6 फेस होते हैं। ठीक है, लेकिन गॉस लॉ क्या बोलते हैं, हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होता है, चार्ज इंटू 1/ε0। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा हुआ है, तो क्या आएगा आपके पास, Q/ε0। सिंपल, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा होगा उन्होंने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस, अगर ईच फेस पूछा होगा तो क्या आएगा आपके पास, Q/6ε0। ठीक है, समझ गए, क्योंकि हमारे पास जो इसका 6 फेस हैं। ठीक है, तो जो ये एक फेस के लिए ये आ गया, ठीक है, मान लो इस फेस के लिए ये आ गया, इस फेस के लिए फिर से ये आएगा, इस फेस के लिए, इस फेस के लिए, इस फेस के लिए, और ये सामने वाले फेस के लिए, तो टोटल हो जाएगा Q/ε0, सिंपल गॉस लॉ। ठीक है, अगर ईच फेस पूछा हुआ है तो आपके पास ये आंसर आएगा, और अगर सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा हुआ है तो ये वाला आंसर आएगा, तो इसके ऑप्शन में बी टिक कर लीजिए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ फॉलोइंग लेजर वर्क्स विद ऑप्टिकल पंपिंग। ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, और ये इसमें समझने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, इसमें सीधी रूबी लेज़र आती है। ठीक है, हीलियम नियॉन आपको पता है, हीलियम और नियॉन के सेमी कंडक्टर लेज़र और डाई लेज़र का भी, डाई लेज़र तो आपके सिलेबस में भी नहीं है, सेमी कंडक्टर भी नहीं है, हीलियम नियॉन है, उसे भी देख लीजिएगा। और रूबी लेज़र आती है हमारे पास, उसमें क्या होता है, ऑप्टिकल पंपिंग कैसे होती है। तो ऑप्टिकल पंपिंग होती है, हमारे पास एक क्रिस्टल होते हैं,
ठीक है, उसको हम रूबी क्रिस्टल बोलते हैं, रूबी क्रिस्टल। ठीक है, उस पर ब्लू ग्रीन लाइट स्ट्राइक करेगी। ठीक है, इस तरह से। तो जो ब्लू ग्रीन लाइट उस पर ऐसे करेगी स्ट्राइक, तो जो उसके वैलेंस सेल में जो मतलब ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो क्या, जब वो वापस आएंगे तो वो क्या एमिट करेंगे, रेडिएशन। जब वो अपने मतलब पहले ये एक्साइट होके ऊपर जो यहाँ से लेज़र ने क्रिस्टल पे किया तो उसकी एनर्जी करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गए। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट से वापस आएंगे, किस में आएंगे, ये वाला हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें आएंगे तो लाइट एमिट करेंगे। ठीक है, लेज़र लाइट एमिट करेंगे, तो उसे बोलेंगे हम ऑप्टिकल पंपिंग फिनोमिना। तो ये रूबी लेज़र करती है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय 50 वॉट लेज़र। ठीक है, इसका फोकल प्लेन दी हुई है, लेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ भी दी हुई है लेंस की, और डायमीटर भी दिया हुआ है। तो एक काम कीजिए, मैं आपको सिर्फ फार्मूलाज बताऊंगा, आपने कैलकुलेशन खुद करनी है, आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक है, मैं फार्मूलाज बता देता हूँ। पहला फार्मूला आपको निकालना है इसमें थीटा। थीटा क्या आता है हमारे पास, 1.22 लैम्डा ओवर अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा कांस्टेंट की वैल्यू अपने बुक से देखिए, लैम्डा वेवलेंथ ये दी हुई है, 1.22 से करके थीटा की वैल्यू निकालिए। ठीक है, इसके बाद रेडियस क्या आता है हमारे पास, इसके बाद आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, आर इक्वल टू एफ इंटू थीटा। एफ की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है हमारे पास, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ मीटर में बोला हुआ है, और थीटा आपके पास यहाँ से वैल्यू आएगी। ठीक है, ये पुट करके आपके पास एक आर की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अभी सिंपल इंटेंसिटी का फार्मूला लगाइएगा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर ओवर एरिया। एरिया क्या आ गया हमारे पास, पावर ओवर पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास वैसे ये आना चाहिए। ठीक है, जो मेरी कैलकुलेशन से आया हुआ है, तो देखिए करके, अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।